सप्ताह का आईना में हम आज पिछले सप्ताह की कुछ खबरों के बात करेंगे और सबसे बड़ी जो खबर रही वो गौतम अडानी की कंपनियों के बारे में अमेरिकी रिपोर्ट जो आई उस रपट पर न केवल भारत में, न केवल शेयर बाजार में, न केवल विश्व में, दुनिया भर में जो लोग या तो इन्वेस्ट करते हैं या शेयर बाजार में खेलते हैं या तो फिर बैंकों में अपने पैसे रखते हैं, उन सब को इसकी चिंता होना स्वाभाविक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हजारों करोड़ रुपए का लोन गौतम अडानी को दिया। वैसे हमारे यहां जो कहावत है कि सैया भय कोटवाल तो भय काहे का, डर काहे का, तो गौतम अडानी जो कि गुजराती उद्योगपति हैं और आजकल वो बाइंग स्प्री पर हैं। गवर्नमेंट के सब कारोबार में उनकी तुति बोलती है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत निकट के दोस्त रहे। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तभी भी गौतम अडानी और उन दोनों की दोस्ती या तो उनका दोस्ताना संबंध ये कोई अनजान नहीं था लोगों से। मगर जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश के एयरपोर्ट, देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सब अडानी को ऐसे मिलने लगे जैसे कि वो बाजार में खरीद करने के लिए चले गए हो और उनको दिए जा रहा है। एक तो बैंक उनको कर्ज दे रहा है और दूसरी ओर LIC उनके शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। और जब अमेरिकी रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट सही है या गलत है उसकी जांच न करते हुए देश में एक हो हल्ला शुरू हो गया कि ये भारत के खिलाफ है, देश की साख दुनिया भर में बढ़ रही है और ये हिंडनबर्ग से लोग भारत विरोधी काम कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में अडानी जी ने एक 413 पन्ने का एक रिजॉइंडर भी दिया, मगर उसके बावजूद हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो मसले उठाए थे वो सबके सब उत्तर उसमें नहीं मिले हैं। और अडानी के मसले में 2014 के अप्रैल में जबकि चुनाव की सभाएं चल रही थी, चुनावी माहौल था, लोकसभा का चुनाव मई 2014 में होने वाला था और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, यानी खुलकर उनकी पार्टी ने उनका समर्थन किया था, तो उस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष, जिनको नरेंद्र मोदी जी युवराज कहते हैं, शाहजादे कहते हैं, न जाने क्या क्या कहा है उन्होंने, उनकी माता जी सोनिया गांधी जी को उन्होंने जर्सी काऊ या न जाने क्या क्या विशेषण से नवाजा है। और क्या बोल रहे थे, मगर उस वक्त जनसभाओं में, चुनावी सभाओं में पूरे देश में घूम घूम कर राहुल गांधी ने देश को सतर्क किया था कि अब ये वाजपेयी और आडवाणी की जो जोड़ी थी वो नहीं, अब मोदी और अडानी की जोड़ी आ गई है और वो आने वाली है। उनको एहसास भी हो गया था और मेरे ख्याल से उस समय उनको मजाक बनाया गया था, उनको पप्पू बनाया गया था। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रिनिटी कॉलेज से जो एमफिल हुआ है और जो दुनिया भर के रिलेशंस पर जो समझ रखता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बारे में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग तो नरेंद्र मोदी जी या तो उनकी पार्टी कर सकती है। संसद में भी हुआ क्या,
अब ये हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई और खलबली मच गई। अब देखिए, संसद में कांग्रेस के नेतृत्व में, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे जिनकी नहीं पटती थी, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता या तो ममता दीदी के साथी सांसद और कई पार्टियों के नेता, वो सब एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि ये अदानी एपिसोड पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितना कर्ज मिला है और एलआईसी को कितना घाटा हुआ है, ये भी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, एलआईसी ने उनके शेयर में जो निवेश किया, उसकी वजह से जब मार्केट क्रैश हुआ तो हजारों करोड़ों रुपए का उन एलआईसी को घाटा हुआ। एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको चिंता होना स्वाभाविक है। स्टेट बैंक में जो अपना अकाउंट रखते हैं, उनके पैसे अदानी को कर्ज के नाते दिए जाते हैं और अदानी के 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, वो केवल उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये पैसे लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, ये भी चर्चे तो होना स्वाभाविक है। और जब इस देश में इससे पहले कई स्कैम चर्चा में आए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी, तो अदानी के ये एपिसोड में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनना चाहिए, सेबी की जांच पड़ताल क्यों नहीं होनी चाहिए, सेबी में अदानी जी के रिश्तेदार कार्यरत हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की मोइत्रा जो सांसद हैं और जो कि दुनिया भर में कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काफ़ी अपनी पैठ रखती है, उसने ये मसला उठाया। फिर भी अब सोमवार से संसद में और शेयर बाजार में क्या हो रहा है, ये देखना होगा। हमने आज जब पिछले सप्ताह में ये जो अदानी का पूरा संकट जो देश पर छाया रहा और सरकार इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, तो हमने सोचा कि इस देश में ऐसे स्कैम, बहुत बहुत चर्चित स्कैम पर कितनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी, उसके बारे में आपसे बात की जाए। और हम शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में बिना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए उनके ही दामाद फिरोज गांधी, उन्होंने मुद्रा स्कैम निकाला था। लोकसभा में आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, न भारतीय जनता पार्टी वालों की, न कांग्रेस वालों की, कि उनकी पार्टी की सरकार हो और वो खुद उसी पार्टी के स्कैम को संसद में प्रस्तुत करें और प्रधानमंत्री भी इतने ट्रांसपेरेंट रहे कि उस पर एक्शन हो। आपको याद होगा कि 55 में एलआईसी का गठन हुआ और 58 का ये मसला था। फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद थे कांग्रेस के, उनके ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में फिरोज गांधी ने मुद्रा स्कैम उठाया, उसको एक्सपोज किया और उस स्कैम के बारे में पंडित नेहरू ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे एमसी चागला, उनकी जांच पड़ताल के लिए नियुक्ति की। और न केवल नियुक्ति की, उसमें गड़बड़ियां पाई गई तो उस वक्त के फिनांस मिनिस्टर जो थे टीटी कृष्णमाचारी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और एचएम पटेल जो कि आईसीएस अधिकारी थे
और फिनेंस सेक्रेटरी थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया था चागला की इंक्वायरी में, और चागला ने ये सुझाया था कि उनकी ज्यादा जांच होनी चाहिए। मगर उसके पहले एचएम पटेल ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ये बात 58-59 के दौरान घटी। उसके बाद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज किसी विधेयक के बारे में सलाह मशवरा करने के लिए तो बनती रहीं, मगर हम आज जिनकी बात करने वाले हैं वो कुछ स्कैम के बारे में जांच पड़ताल के लिए जो संयुक्त संसदीय समितियां बनी, उसमें सबसे पहली जो संसदीय समिति बनी, संयुक्त संसदीय समिति जांच पड़ताल के लिए, वो बोफोर्स कांड के दौरान उसकी जांच पड़ताल करने के लिए तब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 87 में वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त हुई। हुआ ये था कि स्वीडन की कंपनी से, ये बोफोर्स से तोपें खरीद की गई थी, और कैग जो है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग यानी जो शासकीय अकाउंट्स की जांच पड़ताल करता है, तो वो कैग ने रिपोर्ट दी थी कि 64 करोड़ रुपए इसमें रिश्वत किसी ने ली है। यह ऑब्जर्वेशन था कैग का, और कैग के मुखिया जो थे वो TN चतुर्वेदी थे, त्रैलोक्यनाथ चतुर्वेदी। उन्होंने इतना लिखा था कि 64 करोड़ किसी ने रिश्वत किसी को दी गई है। हुआ है कि इसका दुनिया भर में हंगामा हो गया। स्वीडन रेडियो पर भी ये बातें आई, संसद में भी हंगामा हुआ, और राजीव गांधी ने खुद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का तय किया, क्योंकि राजीव गांधी ने यह कहा था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मगर फिर भी इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और उस वक्त पहली ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुई, और उसकी जांच इतनी चली, आपको ताजुब होगा कि आज तक बोफोर्स कांड की जांच के लिए वो 64 करोड़ रुपीस किसकी जेब में गए वो किसी को मालूम नहीं। राजीव गांधी की 91 में उनकी शहीदी हुई, उनको बम ब्लास्ट में उड़ाया गया इलेक्शन के दौरान तमिलनाडु में। उसके बाद में 2004 में कोर्ट ने, 2004 या 2002 में कोर्ट ने उनको इस आरोप से बरी किया, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली में। मगर उसके बाद में लगातार सरकारें बदलती रही, कांग्रेस की सरकार गई, VP सिंह जो कि कभी राजीव गांधी के सरकार में वो मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो बाद में प्रधानमंत्री बने। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट फ्रंट ने समर्थन किया था क्षमा करें। और उसके बाद में और प्रधानमंत्री बने। 91 में राजीव गांधी की हत्या के बाद में नरसिंहा राव, कांग्रेस के ही लीडर नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने। फिर वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। बावजूद इसके ये 64 करोड़ किसकी जेब में गए ये कभी मालूम नहीं पड़ा, और खर्च इतना हुआ, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा उस जांच पड़ताल में खर्च हुआ। CBI की भूमिका भी इसमें काफी संदिग्ध पाई गई। मगर ये बोफोर्स से जो तोपें लाए थे वो कारगिल में, जब कारगिल का युद्ध हुआ वाजपेयी के जमाने में, तब वो बहुत उपयुक्त साबित हुई। और वाजपेयी की मिनिस्ट्री में जसवंत सिंह जो कि पहले आर्मी में रह चुके हैं,
उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बढ़िया तोपें हैं। और उसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश में चीन के छक्के छुड़ाने में जनरल सुंदर जी जब आर्मी चीफ थे, ये तोपें बहुत उपयुक्त साबित हुई। उसके बाद में कई यानी और भी कांड बाहर आए, और इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अभी तो फिलहाल तो प्रधानमंत्री जी या तो उनकी सरकार या तो सत्तारूढ़ जो दल है, वो सत्ता मोर्चा है, वो जेपीसी के लिए इनकार कर रहा है, हंगामा हो रहा है, संसद चल नहीं रही है। ये लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले हैं ना, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मगर जब भारतीय जनता पार्टी वाले संसद नहीं चलने देते थे, तब क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी? तब तो ये कहते थे, जब विपक्ष के लीडर थे, आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थे, अरुण जेटली थे, तब वो कहते थे कि संसद चलाना वो सरकार का काम है, जो सत्तारूढ़ दल में है उनका काम है, और इसमें हम उसको चलने नहीं देते हैं, मगर हम लोकतंत्र के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जब सत्ता में होते हैं तो अलग राय होती है उनकी, जब विपक्ष में होते हैं तो उनकी अलग राय होती है। आपको मालूम होगा कि ये बॉफर्स के बाद में, जैसे गौतम अडानी एक गुजराती उद्योगपति हैं, तो हर्षद मेहता का एक कांड हुआ था, आपको मालूम होगा, मुंबई के शेयर बाजार में। ही वॉज अ बिग बुल, और शेयर बाजार के कारनामों में वो काफ़ी विवादास्पद साबित हुए। वो भी एक गुजराती ही थे। और तब नरसिंहा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त हर्षद मेहता की कंपनी से उस समय के वाणिज्य मंत्री चिदम्बरम ने कुछ शेयर खरीदे थे, 15,000 शेयर खरीदे थे उनके मार्फत बेंगलोर के ऑफिस से। तो उन्होंने मंत्री पद से उस वक्त भी इस्तीफा दिया था, और उस वक्त जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई थी। और वैसे पार्लियामेंट्री कमेटियां गठित होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य में से 10 सदस्य अपर हाउस के यानी राज्यसभा के होते हैं, 20 लोकसभा के होते हैं, अलग अलग दल के होते हैं, मगर अधिकांश सदस्य सत्तारूढ़ दल के होते हैं, और चेयरमैन भी अक्सर सत्तारूढ़ दल के होते हैं। उस वक्त बॉफर्स कांड की बात हम कर रहे थे, तब बॉफर्स कांड में शंकरानंद वो कांग्रेस के जो लीडर थे, उनको ये 87 में वो जेपीसी के अध्यक्ष बने थे, और विपक्षों ने उनके यानी उस कमेटी में कांग्रेस के अधिक सदस्य थे, इसलिए विपक्षों ने बहिष्कार किया था उस समय। और उन्होंने वैसे उसकी रपट तो दी थी, मगर वो संसद में जब आई तो विपक्ष उससे सहमत नहीं थे, विपक्ष वाले सहमत नहीं थे। 92 की बात मैं कर रहा था, तो 92 में रामनिवास मिर्धा करके राजस्थान के कांग्रेस के लीडर और केंद्र में मंत्री भी रहे, वो अगस्त 92 में उनको जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। और उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री जो थे गुलाम नबी आज़ाद, अभी तो कांग्रेस से विमुख हो गए हैं, उन्होंने वो प्रस्ताव रखा था कि शेयर बाज़ार में और बैंकों के साथ जो ये गलत कारोबार के लिए मशहूर हुए बिग बुल हर्षद मेहता, तो उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसकी दरखास्त उन्होंने करी थी। और वो उसके बाद में वैसे कुछ ज़्यादा निकला तो नहीं, क्योंकि उस पर विपक्ष ने उस सहमति नहीं दर्ज कराई थी। एक और गुजराती सज्जन ही कहें, हम तो गुजरातियों को सज्जन ही कहते हैं, और हम गुजरातियों को क्यों बदनाम करें। माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक कांड एक हुआ था अहमदाबाद में, वो सहकारी बैंक का, और केतन पारेख उस कांड में
शरीक थे। और 26 अप्रैल 2001 को, तब तो अटल जी की सरकार थी केंद्र में, और उनके संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन ने लोकसभा में एक जेपीसी गठित करने की दरखास्त की थी। और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी, रिटायर्ड, भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर थे, सांसद थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसकी 105 बैठकें हुई और दिसंबर 2002 को उसकी रपट भी सुप्रत हुई। और उन्होंने काफ़ी कुछ सुझाव दिए थे कि शेयर बाजार को कैसे अंकुश में रखा जाए, मगर बाद में चलकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और आपको ताजुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जेपीसी के अध्यक्ष भी तो भारतीय जनता पार्टी के थे, और केतन पारेख, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर, और आप सबको सर्वविदित है, अरुण जेटली, वो केतन पारेख का केस प्लीड कर रहे थे। अब क्या निकलना है वो तो आप समझ सकते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ जंतुनाशक पदार्थ मिलने की रिपोर्ट आई, तो उस पर काफ़ी हो हल्ला हो गया था अटल जी के ही वक्त में। और अगस्त 2003 में वाजपेयी सरकार ने, उस समय विपक्ष में जो बैठे थे शरद पवार, उनकी अध्यक्षता में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। और 4 फरवरी 2004 को उन्होंने अपनी रपट भी दी और उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में जंतुनाशक पदार्थ होते हैं और इसलिए क्या क्या उसके बारे में प्रावधान रखे जाएं कि उसमें जंतुनाशक कोई चीज़ न आए, और क्या अथॉरिटी कैसे कैसे एक्शन ले सकती है, उसकी भी उन्होंने काफ़ी कुछ, वो 30 सदस्यों की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो उसमें उन्होंने सुझाव रखे थे, उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, मगर वो रिकमेंडेशन बाद में शायद ही कोई अंजाम तक पहुँचे। फिर एक बहुचर्चित 2G स्पेक्ट्रम हुआ वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, वो उस पर काफ़ी कुछ चर्चे हुए। और उस समय फरवरी 2011 में 5वीं जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कांग्रेस के लीडर पीसी चाको की अध्यक्षता में संसद ने बनाई। और उसमें वैसे तो 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्यों में विपक्ष के 15 सदस्य थे, आधे सदस्य विपक्ष के थे। और उन्होंने काफ़ी हंगामा किया, अध्यक्ष के खिलाफ भी उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव भी रखा। और फिर उस कमेटी में यानी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और फिनांस मिनिस्टर जो थे चिदम्बरम, उनको क्लीन चिट दी थी, तो भारी हंगामा हुआ, तो उनको थोड़ा उसमें संशोधन करना पड़ा, कुछ सुधार करना पड़ा। एक और अंतिम जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, वो वीवीआईपी चॉपर यानी हेलीकॉप्टर जो उसका सौदा हुआ था 3600 करोड़ रुपीस का, उसके बारे में काफ़ी कुछ आरोप प्रत्यारोप होते रहे। तो उसके बारे में वैसे हर एक ये जो स्कैम हुए उसमें सीबीआई तो अपना रोल अदा करती है, मगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, मगर वो हमेशा विवादास्पद ही बात रही। न तो जेपीसी की ओर से कुछ एक्शन लिए गए, न सीबीआई की ओर से कुछ एक्शन लिए गए। जेपीसी और सीबीआई दोनों में अंतर यह है कि सीबीआई की अपेक्षा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं और ये संसद में रपट आती है और उस पर संसद तय करती है कि क्या क्या एक्शन लिए जाएं। मगर संसद में जो सत्ता मोर्चा होता है उसका बहुमत होता है, तो वो एक्शन लेना नहीं लेना वो उनके जिम्मे होता है। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, जो
अदानी से संबंधित है। ये जो चॉपर वाला, जो वीवीआईपी चॉपर वाला जो मामला है, उसमें एक चीनी व्यक्ति चांग चुंग लिंग, वो उसमें इन्वॉल्व था, आरोपी था, और वही आदमी अदानी के भाई सिंगापुर में जो हैं विनोद अदानी, उनके साथ बहुत निकट संबंध रखते हैं, उनके कंपनी में वो पार्टनरशिप में भी हैं। तो ये अभी जो विवाद हो रहे हैं उसमें न केवल गौतम अदानी और उनकी कंपनी, बल्कि उनके साथ संबंधित व्यक्ति सब, जो कि राजनेता भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, शेल कंपनीज भी हैं, ये सब दुनिया भर में उनका कारोबार जैसे यानी उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने इज़राइल में भी एक पोर्ट लिया है, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी उनकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। और प्रधानमंत्री जॉनसन, उनके भाई भी उनकी कंपनी में, यानी यूके की कंपनी में वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने तो ये विवाद के चलते इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसा विवाद चल रहा है। वैसे बांग्लादेश ने भी उनके साथ जो समझौता किया है उसको रिवाइज करने के लिए आग्रह किया है। श्रीलंका से भी खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डाला था उनके प्रेसिडेंट पर कि अदानी का नाम प्रपोज करते हुए। अब ये सब बातें हैं, इसमें तथ्य है कि नहीं है, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वास्तव में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, या तो फिर देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके निगरानी में एक जांच बिठानी चाहिए, और उसके बारे में नियमित रूप से देशवासियों को जो हकीकत बाहर आए उसको बताना चाहिए। ऐसा आग्रह सभी विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष उसको कितना मानता है, कितना नहीं मानता है, मगर आने वाले चुनाव में, अभी इसी साल के दौरान 10 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, और 2024 में भी लोकसभा का चुनाव आ रहा है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए इच्छुक हैं। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना जरा मुश्किल है। आज के ये एपिसोड में इतना ही। आपको यदि हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और सुझाव भी आपके ओर से जो आए वो उसका स्वागत है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम हर रविवार को रात को 8 बजे सप्ताह का आईना कार्यक्रम लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार।